एक बार सोचो, अगर कोई नेता पूरे 15 साल तक एक पूरे राज्य पर ऐसी पकड़ रखती हो कि हर इलेक्शन में लोग कहते हो कोई तोड़ नहीं सकता इन्हें, तो फिर एक दिन अचानक वही पकड़ कैसे फिसलती है? कैसे एक ऐसी सरकार जो अपनी स्कीम से, अपनी दीदी वाली इमेज से, अपने मां माटी मनुष्य के नारे से करोड़ों लोगों के दिल जीत चुकी थी, वो एक ही रात में इतिहास का हिस्सा बन जाती है? यार, 4 मई 2026 की उस सुबह जब वेस्ट बंगाल के इलेक्शन रिजल्ट्स आ रहे थे, तो पूरा देश एक ही चीज देख रहा था। एक के बाद एक सीट बीजेपी की तरफ जा रही थी, और जिस पार्टी ने कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हें बंगाल में कोई हराएगा, वो टीएमसी अपनी आंखों के सामने अपना साम्राज्य टूटता देख रही थी। ये सिर्फ एक इलेक्शन नहीं था दोस्तों, ये था एक पूरे युग का अंत। और इस कहानी को समझना है तो हमें 50 साल पीछे जाना होगा। 1970 में कलकत्ता की गलियां अलग ही रंग में रंगी थी। इमारतें वही थीं, लोग वही थे, लेकिन हवा में एक अलग ही जहर था। लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स और स्टूडेंट यूनियंस का ऐसा कॉकटेल था कि अगर तू कॉलेज जाता था तो या तो तू कम्युनिस्ट था या तो तू बाहर था, बीच में कोई जगह नहीं थी। इसी तनाव भरे माहौल में जुगमया देवी कॉलेज की एक लड़की ने अपनी आंखों में एक सपना लेके अपनी मुट्ठी एक आइडियोलॉजी के खिलाफ बंद कर ली। वो लड़की ना तो किसी बड़े घर से थी, ना किसी पावरफुल नेता की बेटी थी। वो थी सिर्फ एक आम बंगाली लड़की, जिसकी आंखों में सिस्टम से टकराने की आग थी जो उसे चैन नहीं लेने देती थी। कांग्रेस के स्टूडेंट विंग की वो अगुवाई करने लगी, और देखते ही देखते वो कम्युनिस्ट बैक्ड ऑर्गेनाइजेशंस को, जिनके पास नंबर्स थे, रिसोर्सेज थे, हिस्ट्री थी, उन्हें वही लड़की अपने जज्बे से घुटने टेकवा रही थी। लोग कहते थे कि ये लड़की एक दिन पूरे बंगाल की राजनीति को हिला के रख देगी। लोगों ने सही कहा था। 1984 पूरा देश एक ट्रेजेडी में डूबा हुआ था। इंदिरा गांधी की हत्या ने एक ऐसा इमोशनल करंट क्रिएट किया था जिस पर सवारी करना हर पॉलिटिशियन चाहता था। कांग्रेस ने इस 29 साल की लड़की को जादवपुर लोकसभा सीट से खड़ा कर दिया, और सामने था सोमनाथ चैटर्जी। सीपीएम का वो नाम जो बंगाल में एक बैनियन ट्री की तरह था। उसकी जड़ें इतनी गहरी थीं कि उन्हें हिलाने की बात सोचना भी लोग नादानी समझते थे। लेकिन रिजल्ट्स आए, और जब वो 3,31,618 वोट्स का फिगर स्क्रीन पर आया, पूरे देश का मीडिया एक सेकंड के लिए रुक गया। उस लड़की ने सोमनाथ चैटर्जी को हराया था। वो लड़की थी ममता बनर्जी। इस जीत ने ममता को ओवरनाइट एक नेशनल फिगर बना दिया। रेलवे मिनिस्ट्री, कोल मिनिस्ट्री, कई जगह काम किया उन्होंने। लेकिन दिल्ली के चमकदार बंगलों में बैठ के खुशियां मनाना कभी उनका मकसद नहीं था। उनका एक ही ऑब्सेशन था, बंगाल, और बंगाल पर 34 साल से काबिज लेफ्ट फ्रंट को उधाड़ फेंकना। फिर आया 1990 का वो काला दिन। हाजरा क्रॉसिंग पर सीपीएम के गुंडों ने ममता पर जानलेवा हमला किया। सर पर बार बार वार किया गया। खून से लथपथ ममता की वो तस्वीर बंगाल के आम आदमी, खेत मजदूर, छोटा दुकानदार, गरीब महिला, उनके दिल की गहराइयों में उतर गई। ये सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं रही, अब ये एक इमोशन बन गई थी, एक ऐसे इंसान की तस्वीर जो डरती नहीं थी। 1998 में उन्होंने वो किया जो उस वक्त बड़ा ही रिस्क भरा फैसला लगता था। कांग्रेस से अलग होकर अपनी पार्टी बनाई, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, टीएमसी। अभी पार्टी छोटी थी, अभी संघर्ष था, लेकिन ममता ने एक चीज सीख ली थी अपनी पूरी जिंदगी से, कि बड़े चेंज के लिए बड़े रिस्क लेने पड़ते हैं, और वो रिस्क लेने को तैयार थी। और फिर आया 2006। वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी एक ऐसी नाव जैसी थी जिसमें पानी भर रहा था, धीरे धीरे लेकिन लगातार। लेफ्ट गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य एक बड़े सपने के साथ आए थे। उनका प्लान था बंगाल को इंडस्ट्री हब बनाना, टाटा मोटर्स का नैनो प्लांट सिंगूर में लगाना, और नंदीग्राम में एक बड़ा केमिकल हब बनाना। जरूरत था जमीन की, और उस जमीन के लिए उन्होंने जो तरीका चुना वो उन्हें ही ले डूबा। ममता ने इस मौके को 2 हाथ से थामा। किसानों की आवाज बन गई वो। सिंगूर में 25 दिन की भूख हड़ताल, पूरा देश देख रहा था। आखिरकार टाटा को झुकना पड़ा, उन्हें अपना प्लांट गुजरात शिफ्ट करना पड़ा। लेकिन नंदीग्राम में जो हुआ वो बंगाल की राजनीति का एक डर का हुआ अध्याय बन गया। पुलिस और पार्टी वर्कर्स की गोलियां, 14 बेगुनाह विलेजर्स मारे गए। खून की ये दास्तान सुनने पर लेफ्ट पार्टी से मिडिल क्लास, माइनॉरिटीज, गांव के वोटर सब दूर होते गए। ममता का नारा मां माटी मानुष एक वाइल्ड फायर की तरह बंगाल की प्यासी जमीन पर फैला। और आया 2011। 20 मई 2011 वेस्ट बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री की शपथ, ममता बनर्जी।
वो दिन बंगाल की मिलियंस लोगों के लिए सिर्फ इलेक्शन जीतना नहीं था, वो एक आजादी जैसी फीलिंग थी। 34 साल की लेफ्ट डिक्टेटरशिप से आजादी। ममता की गवर्नेंस स्टाइल बिल्कुल अलग थी। सूती साड़ी, हवाई चप्पल, कोई आडंबर नहीं, कोई फर्जी ग्लैमर नहीं। वो सीधा लोगों से मिलती थी और उनका मॉडल भी सीधा था, सीधा वेलफेयर। कन्याश्री ने लड़कियों की पढ़ाई का दौर बदला। स्वस्थ साथी ने गरीब परिवारों को हॉस्पिटल बिल से बचाया। लक्ष्मी भंडार ने महिलाओं को सीधा कैश दिया हाथ में। एक एक स्कीम ने एक एक वोटर को सीधा अपना बना लिया और महिलाओं का एक ऐसा वोट बैंक बन गया जो इतना सॉलिड था कि लगता था कोई इसे तोड़ ही नहीं सकता। 2021 आते आते बंगाल की राजनीति में एक नई एंट्री हो चुकी थी, बीजेपी। उन्होंने लेफ्ट और कांग्रेस दोनों को कॉर्नर में धकेल दिया था। मोदी का नाम, हिंदुत्व का ब्रांड, नेशनलिज्म का इमोशनल कनेक्ट, ये सब बंगाल में काम कर रहा था। बीजेपी 2019 लोकसभा में 18 सीट्स ले गई थी। 2021 असेंबली इलेक्शंस के लिए उन्हें पूरा यकीन था कि गया बंगाल। लेकिन ममता ने कुछ ऐसा किया जो बीजेपी ने सोचा नहीं था। उन्होंने पूरे इलेक्शन को एक बंगाली प्राइड की लड़ाई बना दिया। बाहरी लोग बंगाल नहीं समझेंगे, दिल्ली वाले हमारे घर में नहीं आएंगे। उन्होंने बीजेपी को आउटसाइडर और बंगाल की कल्चर को खतरा दिखाया और बंगाल के लोगों ने, जो अपनी मिट्टी से बहुत गहरा रिश्ता रखते हैं, सुनाया। टीएमसी जीत गई। ममता नंदीग्राम से हारी जरूर, लेकिन पार्टी जीत गई। 3 बार, तीसरे बार मुख्यमंत्री बन गई वो। लेकिन यार, इस तीसरी जीत की नींव पहले दिन से ही टूटने लगी थी। कोविड, दुनिया की सबसे बड़ी आपदा। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं, ऑक्सीजन नहीं, लोग सड़कों पर तड़प रहे थे। और तब बंगाल गवर्नमेंट क्या कर रही थी? असली मौत के आंकड़े छुपा रही थी। हॉस्पिटल के डॉक्टर और मरीजों के फोन्स तक ले लिए गए ताकि सच बाहर ना आए। जिसने भी सरकार से सवाल किया, पुलिस ने एफआईआर दी। ऑपोजिशन लीडर्स पर फेक न्यूज के केस। वो इमेज जो ममता ने इतने सालों में बनाई थी, मैं तुम्हारे साथ हूं, वो एक एक दिन टूटने लगी। लोग सोचने लगे कि यार, ये जो हमारी दीदी हैं, क्या ये वही दीदी हैं? और फिर एक के बाद एक ऐसी खबरें आने लगी कि लोग बेहोश हो जाएं। एसएससी स्कैम, स्टेट स्कूल सर्विस कमीशन। सोच के देखो, हजारों पुअर फैमिलीज के बच्चे जो सालों से पढ़ रहे थे, जो कोचिंग ले रहे थे, जो रात को जाग के गवर्नमेंट टीचर बनने का सपना देख रहे थे, उन्हें क्या पता था कि उनकी जगह किसी और ने पैसों के दम पर पहले से बुक कर ली है। टीचर जॉब्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, सब कुछ बेचे गए थे। एजुकेशन मिनिस्टर पार्थ चैटर्जी के रिश्तेदारों के घरों से नोटों के पहाड़ निकले जब ईडी ने रेड की। टीएमसी ने पार्थ को बाहर निकाला, लेकिन काफी देर हो चुकी थी। अप्रैल 2024 में कलकत्ता हाई कोर्ट ने 23,123 नौकरियां पूरी तरह रद्द कर दी। सरकार सुप्रीम कोर्ट भागी। अप्रैल 2025 में चीफ जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने भी हाई कोर्ट का फैसला सही माना। 25,753 नौकरियां खत्म। कोर्ट ने साफ कहा, इस पूरे सिलेक्शन प्रोसेस में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है कि इसका एग्जिस्टेंस ही क्वेश्चनेबल है। ममता ने फैसले को गलत कहा, लेकिन लोगों का उन पर से विश्वास उठ चुका था। फिर आया संदेश खली, बंगाल के उस छोटे से इलाके की कहानी जो पूरी दुनिया में फैली। टीएमसी के लोकल लीडर्स पर महिलाओं के साथ बार बार जुल्म करने के संगीन आरोप, उनकी जमीन छीनने के आरोप, और पुलिस हफ्तों तक मेन अक्यूज्ड को पकड़ न सकी। ये एक इंसिडेंट नहीं था, ये एक पूरी सिस्टम की फेलियर्स की कहानी थी। दीदी के राज में महिलाओं को सुरक्षा है, ये नारा खोखला साबित हो रहा था। लेकिन जिसकी वजह से बंगाल के हर घर में गुस्सा फैला, वो थी आरजी कर की घटना। कोलकाता का सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज, ड्यूटी पर मौजूद एक महिला ट्रेनी डॉक्टर, मर्डर। और फिर सरकार की पहली रिस्पॉन्स, ढक्कन ढकना, बड़े लोगों को बचाना, सीधा सीधा सच सामने आने से रोकना। यार, इस पर जो आंदोलन हुआ वो बीजेपी का नहीं था, कांग्रेस का नहीं था, वो बंगाल की कॉमन पीपल का था। डॉक्टर्स ने काम रोका, महिलाओं ने रात भर सड़कों पर मार्च किया, स्टूडेंट्स ने कैंडल्स जलाए। बंगाल की वो इमेज जो ममता ने बनाई थी, मां वाली, महिलाओं की दोस्त वाली, वो इस एक घटना ने खत्म कर दी। और बीजेपी ने इस दर्द को समझा। उसने पनिहाटी सीट से आरजी कर की पीड़ित की मां को अपना कैंडिडेट बनाया। यह सिर्फ पॉलिटिकल मूव नहीं था,
ये एक ऐसा सिंबल था जिसने बंगाल की महिलाओं के दिल के अंदर की हर चीज को टच कर लिया। अब बात करते हैं उस स्ट्रैटेजी की जिसने एक्चुअली गेम बदला। बीजेपी जानती थी कि बंगाल में सिर्फ मोदी मोदी चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, इसलिए आरएसएस के साथ मिलके उन्होंने एक ऐसी प्लानिंग की जो सीधा जमीन से शुरू हुई। पूरे बंगाल के 44,000 पोलिंग बूथ्स का एक एक करके सर्वे, कहां पार्टी स्ट्रांग है, कहां वीक, कहां थोड़ी मेहनत से काम बन सकता है, ये तीनों कैटेगरीज बनाई गई और हर जगह के लिए अलग स्ट्रैटेजी। लेकिन सबसे बड़ा वेपन था पन्ना प्रमुख सिस्टम। ये समझो एकदम सीधा, वोटर लिस्ट के हर एक पेज पर जिसमें 30 से 60 वोटर्स के नाम होते हैं, बीजेपी ने एक अपना ट्रस्टेड वर्कर लगा दिया। बस इतना सिंपल, लेकिन इस एक मूव ने पूरा बैलेंस पलट दिया। पहले क्या होता था, टीएमसी के लोकल गुंडे, क्लब कल्चर, दादागिरी, लोग डराए हुए थे, वोट देने मत जाओ नहीं तो याद रखेंगे, यही एटमॉस्फेयर था। लेकिन जब घर घर में बीजेपी का एक बंदा खड़ा हो गया जो उस एरिया का ही था, जिसको लोग जानते थे, तो सिक्योरिटी का एक अलग एहसास आया लोगों को, डर टूटने लगा। और बीजेपी का मैनिफेस्टो भरोसा शौपथ, ममता की लक्ष्मी भंडार को सीधा चैलेंज किया, महिलाओं को और ज्यादा पैसों का वादा, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए 7th पे कमीशन, नई फैक्ट्रीज, बंद पर इंडस्ट्रीज को खोलना, नौकरी के लिए दूसरे स्टेट्स में मत जाओ, ये बंगाल में मिलेगी, दुर्गा स्क्वाड, महिलाओं की सुरक्षा के लिए डेडिकेटेड पुलिस फोर्स। आरजी कर के बाद ये वादा बंगाल की हर महिला के लिए एक उम्मीद बन गया। यूसीसी और सीएए का वादा, जो उनका कोर पॉलिटिकल आइडेंटिटी था, उसे भी पकड़ के रखा। मथुआ कम्युनिटी जैसे रेफ्यूजी ग्रुप्स को पक्की सिटीजनशिप का आश्वासन। मोदी, अमित शाह, योगी, इन तीनों ने मिलकर बंगाल का कोना कोना कवर किया। रैलीज का सैलाब आ गया। लेकिन ये सिर्फ भाषण नहीं था, इसके पीछे था एक सॉलिड ग्राउंड गेम। फिर एक और चीज हुई जो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी। इलेक्शन कमीशन ने स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन लॉन्च किया, SIR। हर घर जाके चेक करो, मरा हुआ वोटर तो नहीं, शिफ्ट हो गया वोटर तो नहीं, नॉन सिटीजन तो नहीं रजिस्टर्ड। और रिजल्ट, बंगाल से करीब 90 लाख वोटर्स के नाम काट दिए गए। 7.66 करोड़ से 6.77 करोड़ हो गए रजिस्टर्ड वोटर्स, 12% की गिरावट। टीएमसी चीख उठी, बोली ये माइनॉरिटी वोटर्स को डेलिबरेटली बाहर करना है, ये साजिश है। बीजेपी बोली ये नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, घुसपैठियों की सफाई हो रही है। पूरा माहौल एनआरसी वाला हो गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने खुद 150 डिस्ट्रिक्ट जजेस और 7 रिटायर्ड हाईकोर्ट जजेस को वोटर लिस्ट वेरीफाई करने का काम दे दिया। जो 90 लाख नेम्स कटे, वो मोस्टली मुर्शिदाबाद और मालदा जैसी जगहों से थे, वही जगह जहां टीएमसी का माइनॉरिटी वोट बैंक सबसे सॉलिड था। इन इलाकों में डिलीट हुए वोट्स का काउंट टीएमसी के पिछले जीत के मार्जिन से भी ज्यादा था। मतलब अगर ये वोट्स पहले ही नहीं होते तो 2021 भी अलग होता। और तभी एक और खतरनाक मूव हुआ। आम जनता उन्नयन पार्टी, AJUP, टीएमसी से निकाले गए नेता हुमायूं कबीर ने बनाई। मुर्शिदाबाद और मालदा में मुस्लिम वोट्स का एक सिग्निफिकेंट हिस्सा उन्होंने काटा। जो 90-95% वोट्स 2021 में एक तरफ टीएमसी को गए थे, वो अब टूट गए। बीजेपी के लिए नॉर्थ दिनाजपुर और मालदा में जीत का रास्ता खुल गया। फिर आया वो दिन जिसका बंगाल को इंतजार था या डर था। 23 और 29 अप्रैल 2026, वोटिंग के दिन। इलेक्शन कमीशन ने पूरे बंगाल को एक किले की तरह सील कर दिया था। 2.4 लाख सीआरपीएफ जवान चप्पे चप्पे पर। जिस गली में पहले टीएमसी के लोकल गुंडे वोटर्स को इंटिमिडेट करते थे, वहां अब एक यूनिफॉर्म जवान खड़ा था। वो गुंडे घर में दुबक के बैठ गए और लोग, जहां पहले वोट देने जाना एक डेंजरस काम था, वो एक एक करके घर से निकले, अपनी बारी का इंतजार किया, वोट डाला। इतने लोगों ने वोट डाला कि रिकॉर्ड बन गया, 92.47%। आजाद भारत के इतिहास में बंगाल में कभी इतने लोगों ने एक साथ वोट नहीं डाला था। यह सिर्फ एक नंबर नहीं था, ये एक आवाज थी, एक दबी हुई आवाज जो बरसों बाद खुल के बोली। 4 मई 2026, सुबह के काउंटिंग शुरू हुए। पहले 1 घंटे में कुछ समझ नहीं आया, फिर धीरे धीरे पैटर्न साफ होने लगा।
बंगाल के सिटीज के वो इलाके जहां पहले टीएमसी का झंडा ही दिखता था, वहां बीजेपी झंडा लहरा रहा था। रूरल एरियाज में भी पैटर्न था, ट्रेंड एक तरफ था। आखिर में जब नंबर सेटल हुए, बीजेपी ने 45.84% वोट्स के साथ 206 सीट्स हासिल की। टीएमसी सिर्फ 81 सीट्स पर सिमट के रह गई। वो पार्टी जो 2021 में 213 सीट्स जीत के 3 बार का गवर्नमेंट बनाई थी, वो अब 81 पर आके रुक गई थी। सबसे ज्यादा दर्द देने वाली बात की पार्टी के बड़े बड़े मिनिस्टर्स हारे, एक एक करके। और फिर आया वो मोमेंट जो इतिहास लिखता है। भवानीपुर सीट, ममता बनर्जी की अपनी सीट, जहां से वो 2021 में 59,000 वोट्स के मार्जिन से जीती थी, जहां से वो अपना होम टर्फ था। वहां सुवेंदु अधिकारी खड़े थे, वही सुवेंदु जो पहले टीएमसी में थे, जो एक वक्त ममता के सबसे करीब थे, जिन्होंने 2021 में नंदीग्राम से ममता को हराया था और 2026 में भवानीपुर में फिर से 15,105 वोट से सुवेंदु ने ममता को हराया। उनकी अपनी मिट्टी पर ममता के बाद उनके मिनिस्टर, उनका पूरा सीनियर कैबिनेट हारा। टीएमसी वो पार्टी जिसने 2011 में एक क्रांति की थी, वो पार्टी जिसने गरीबों का साथ पकड़ा था, वो पार्टी जिसने बंगाल को 34 साल की लेफ्ट डिक्टेटरशिप से बचाया था। वो खुद अब उसी दलदल में डूब चुकी थी जिसमें लेफ्ट डूबा था। भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, सिंडिकेट राज, संदेश खली, आरजी कर, एसएससी स्कैम। लोगों का दर्द था और वो दर्द इस बार वोट्स में बदल गया। ममता ने हारने के बाद ईवीएम हैकिंग का आरोप लगाया, इलेक्शन कमीशन पर साजिश का इल्जाम। लेकिन सच सबको दिख रहा था। जब 15 साल तक एक ही चेहरा दिखाओ, जब सिर्फ अपनी स्कीम्स का क्रेडिट लो, जब डिसेंट को कुचलो, जब अपने ही लोगों को जो सच बोलने की हिम्मत करे उन्हें थाना भेजो, तो एक दिन वो दिन आता है जब जनता खुद फैसला करती है। और जनता का फैसला आया। बंगाल ने देख लिया था कि क्या पॉसिबल है जब डर का वो पर्दा हटा दिया जाए। बंगाल ने समझ लिया था कि वोट एक हथियार है और उन्होंने वो हथियार यूज किया। 2026 का ये इलेक्शन सिर्फ बंगाल की कहानी नहीं है, ये एक सबक है पूरे देश के लिए कि पावर कितनी भी पुरानी हो, कितनी भी पकड़ मजबूत लगे, जब जनता थक जाती है, जब उसकी उम्मीदें टूटती हैं, जब वो एक नई सुबह का इंतजार नहीं कर सकती, तो वो खुद सुबह ले आती है। बंगाल का ये किला जो 15 सालों तक एक औरत की जिद और हिम्मत का सिंबल था, वो इसी दिन ढाया गया और उसकी जगह एक नई कहानी शुरू हुई। क्या वो कहानी बेटर होगी? क्या बीजेपी का बंगाल टीएमसी के बंगाल से अलग होगा? क्या वो वादे पूरे होंगे? ये सवाल अभी खुले हैं, लेकिन एक चीज पक्की है, 4 मई 2026 के बाद बंगाल फिर वही नहीं रहा और इतिहास के इस नए पेज का इंतजार पूरा देश कर रहा है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो एक बार सीधा कमेंट में लिखकर जाओ सिर्फ एक वर्ड, बंगाल, बस एक वर्ड, तो पता चलेगा कि कहां तक ये आवाज पहुंची। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी और वीडियोस आपको मिलती रहे, पॉलिटिक्स की, इतिहास की, उस सच की जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं दिखाता, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाओ और अपने उस दोस्त को ये वीडियो भेजो जिसे लगता है कि बंगाल सिर्फ क्रिकेट और मिष्टी डोई के लिए फेमस है। उसे बताओ कि इस धरती की राजनीति भी उतनी ही मसालेदार और गहरी है। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हिंद।